बहादुर यारजंग जो है सरोजिनी नायडू को अपनी अम्मा कहते थे। किरदार साजी सबसे बड़ा मकसद था उनका। निज़ाम दक्कन की तरफ देखकर कहा कि ऐ ताजदार दक्कन, मैं तुझे सिखाऊं कि जो है हुकूमत कैसे की जाती। 80 लोगों को अपने साथ हज कराया। मुसलमानों के इक़्तिदार को, उनके अखलाक को सुधारना चाहते थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी उनकी कि इंतहाई मकबूल थे तमाम हिंदू अवाम में हैदराबाद की। वो जिन्ना के बहुत ख़ास आदमी हो गए थे एक ज़माने में। ही वॉज़ वेरी मच फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आम ख्याल यही है कि उनको जहर दिया गया, लेकिन इसको कभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, न किसी कोई प्रूफ कर सकता है। नवाब बहादुर यारजंग, उनकी शख्सियत एक समंदर के जैसी थी और उसको एक कूज़े में समोना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। वो हैदराबाद के एक बड़े मायानाज सपूत थे। सारे हिंदुस्तान के लिए भी वो बायस सद फ़ख्र और बायस सद इज़्ज़त किस्म की शख्सियत थी उनकी। वो 1905 में पैदा हुए और 1944 में उनका इंतकाल हो गया। 39 इयर्स की एज में उन्होंने जितनी गहरी छाप छोड़ी इस मुल्क पर, हमारे मुल्क पर और उर्दू दुनिया में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, वैसी शख्सियत उनके मुमासिल की मिलना मुश्किल है। इस एतबार से कि वो एक बहुत ही अच्छे मुखर्रिर थे। उनकी जो कैपेसिटी थी लोगों को मुतासिर करने की, उसके बारे में बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एक बड़े आलिम जो थे उस ज़माने के, शायद फिरंगी महली साहब, उन्होंने ये कहा था कि अब इनकी तारीफ़ इससे ज़्यादा और क्या की जा सकती है कि ये हज़ारों के मजमे को मुखातिब करते हैं और उसमें से हज़ारों लोग जो बेनमाजी थे वो नमाजी बन जाते हैं। ये उनकी शख्सियत का कमाल था। वो अपनी सियासी हैसियत में जाने जाते हैं इस एतबार से कि हैदराबाद की मशहूर सियासी जमात, मारूफ सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके 44 तक तो प्रेसिडेंट ही रहे 1939 में इलेक्ट होने के बाद। लेकिन उनका काम जो है लोगों के समाज सुधार के काम में और सालेहाना ज़िंदगी की तरफ राग़िब करना, ये उनका ऐन मतमा नज़र था। उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा शक्की नज़र से देखा गया। बाज़ लोग जो अलग जहन के रखते हैं वो उनको एक कम्युनल आदमी भी तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन किसी को किसी मखसूस रंग में देखना, बहादुर यारजंग पे कोई गलत लेबल लगाना ना वाजबी ना मुनासिब बात होगी, और वो ख़तई वैसे नहीं थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी उनकी कि इंतहाई मकबूल थे तमाम हिंदू अवाम में हैदराबाद की। उनकी तारीफ़ में तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई मुझे अब अफसोस है कि मैं इकबाल की शायरी नहीं पढ़ सकता था। अब ये भी अफसोस रहेगा कि मैं बहादुर यारजंग की तकरीर को नहीं समझ पाता। ये बहादुर यारजंग जो है सरोजिनी नायडू को अपनी अम्मा कहते थे। वो उन्हें अपने बेटे की तरह अजीज़ रखती थीं। महात्मा गांधी ने उनसे कहा था कि भाई सुना है तुम तकरीर ऐसी करते हो कि मौलाना आज़ाद से भी अच्छी तकरीर करते हो। ये एक बहुत ह्यूज कॉम्प्लीमेंट था जो उनको मिला था उस वक्त, और बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे उनके, बड़े खुशगवार। एक मौके पर महात्मा गांधी को किसी ने लाकर जो है 2 सेब दिए। इन्होंने समझ लिया कि अभी तो गांधी जी उनको 1 सेब देंगे उसमें से, तो इन्होंने दोनों ही हाथ अपने आगे कर दिए और उनकी बड़ी बड़ी हथेलियों को देखकर महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई मैं तो 1 ही सेब देने वाला था, लेकिन ये बड़ी फैली हुई हथेलियाँ देखकर मैं तो दोनों ही दे देता हूँ तुमको। तो इन्होंने महात्मा गांधी को इंतहाई कम उम्र होने के बावजूद इन्होंने ये कहा कि आपने इतना दिल अगर बड़ा किया है तो हम भी अपना दिल बड़ा करते हैं, आइए आधा आधा कर लेते हैं। तो उन्होंने 1 सेब उनको लौटा दिया। तो ये था उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये थी उनकी बसीरत, और जो है किस तरह इंटरेक्ट करना लोगों से। जितनी अहमियत इनको दी और शायद ही किसी और को दी होगी। वो जिन्ना के बहुत ख़ास आदमी हो गए थे एक ज़माने में। यहाँ के हालात ऐसे हुए थे कि निज़ाम भी इनसे नाराज़ थे बहादुर यारजंग से, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, यानी ऐसी डेमोक्रेसी, उनकी हुकूमत, निज़ाम की हुकूमत, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे रहकर हुकूमत वाली बात करने लगे थे, जिसकी वजह से निज़ाम दक्कन को भी ज़रा परेशानी होने लगी थी। और इस सिलसिले में कुछ मसालहत इनसे जिन्ना ने भी कराई, और ये जिन्ना के भी बड़े काम आए। जिन्ना भी बड़े इनको कदर की नज़र से देखते थे। जब जिन्ना को ज़रूरत पड़ी एज अ ओरेटर, उनको चाहिए थी इनकी खिदमत, खुसूसन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जहाँ पर पश्तून लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रो कांग्रेस हो रहे थे, तो लीग की अपनी सियासी अगराज के लिए उन्होंने जो है इनको बुलाया था, और इन्होंने बहुत जल्द पुश्तू अच्छी तरह से सीख कर वहाँ पर बहुत तकरीरें की और बहुत कुछ लोगों के जहनों को बदला वहाँ पर। इनकी उर्दू तकारीर का तर्जुमा भी जिन्ना को भी सुनाया जो है जाता था।
उनके किरदार की जो अजमत थी, द कंप्लीटनेस ऑफ हिज कैरेक्टर विच वॉज सो वेरी पायस, वर्चुअस, हाँ, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, तो ये चीज़ों की वजह से जिन्ना उनको इस काबिल समझते थे कि उनके साथ अदब और एहतराम से जो है बात करें, मोहब्बत से भी बात करें। एक बेतकल्लुफ़ी का ये आलम था कि एक बार रात के 2 बजे उनके जिन्ना के माउंट प्लेजेंट वाले मकान में ये बैठे थे और जिन्ना ने कहा कि भाई चाय पीने जी कर रहा है, लेकिन तुम ऐसा करो, नौकर को मत उठाओ, हम खुद ही बना लेंगे। तो ये गए किचन में और मिलकर इन्होंने चाय बनाई और चाय पी। तो इस तरह का जो है दोस्ताना और बिल्कुल बेतकल्लुफ़ाना इन लोगों का रिश्ता रहा, एक दूसरे की कदर करते थे। वो एक नामवर, नामचीन जो है बैरिस्टर थे, ऑल ओवर इंडिया उनकी एक हैसियत बन गई थी जब से वो मुस्लिम लीग में आके सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जो है रिप्रेजेंटेटिव तौर पर बात करने लगे। तो उस हैसियत को ये भी मानते थे, वो भी इनकी काबिलियत को मानते थे। लेकिन इन्होंने जिन्ना से भी कहा था कि पाकिस्तान बना लेना आसान है, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना बहुत मुश्किल है। ये इंतहाई काबिल गौर बात है। उस ज़माने में उन्होंने 1940 के शायद लाहौर सेशन में कही थी ये बात मुस्लिम लीग के। उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो दूसरों के लिए भी कोशिश करना चाहता हूँ। मेरे पसंदीदा तरीन लोग हैं, चाहे सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों, सबके लिए मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ के आवाम को एक सियासी शऊर दिया। यहाँ के बिलखुसूस मुस्लिम अवाम किसी तरह की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपने को इन्वॉल्व नहीं रखते थे, क्योंकि उनको मनसब थे, नौकरियाँ थीं, सारा कारोबार यहाँ पर हिंदू के हाथों में था और सारे एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली रेवेन्यू वगैरह के काम उनसे जो है लिए जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादा बाई वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस इसमें जो है पुराने मंझे हुए थे, तो इनसे वो काम लिया जाता था। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा बेहतरीन सियासी माहौल था यहाँ का। सियासी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, सब लोग समाजी तौर पर बड़े मेल जोल के साथ जो है रहते थे। किरदार साजी सबसे बड़ा मकसद था उनका। मुसलमानों के इक़्तिदार को, उनके अखलाक को सुधारना चाहते थे। वो उनकी हद तो उनकी ये थी कि उनकी यौम रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम का जो है का यौम मनाया जा रहा था, उसमें तकरीर कर रहे थे वो सीरत तैयबा पर, और देखा कि एकदम निज़ाम दक्कन आके सामने बैठ गए हैं। तो उन्होंने भरे मजमे में दौरान तकरीर निज़ाम दक्कन की तरफ देखकर कहा कि ए ताजदार दक्कन, मैं तुझे सिखाऊं कि जो है हुकूमत कैसे की जाती। फिर उन्होंने जो रसूल अकरम की सिफ़ात और उनकी खुसूसियात के ऊपर जो तकरीर की, उससे रोने लगे निज़ाम। और वैसी तकरीर सुनकर उन्होंने उसी वक्त उनको मोहम्मद बहादुर खान को नवाब मोहम्मद बहादुर यार जंग का खिताब दिया। ये कमाल के वो आदमी हैं जिन्होंने जब हज किया तो अपने ख़ानदान के 80 लोगों को अपने साथ हज कराया। ये इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। वो उतने बड़े रईस नहीं थे कि इतना करा सकते, लेकिन इनका दिल देखिए आप। तक़सीम हिंद की मुवाफ़क़त में ही थे, कहना चाहिए। ही वॉज़ वेरी मच फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकॉज ही वॉज रीडिंग द सिचुएशन वेरी वेरी डिफरेंटली। वो बाहर जाकर आए थे और बाहर के सफ़र करके जब आए थे 30s में, अर्ली 30s में, तो उन्होंने आके कह दिया था कि फ़लस्तीन से अब यहूदियों को हटाना नामुमकिन है। अर्ली 30s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो दुनिया को रीड कर रहे थे, बदलते हुए हालात को देख रहे थे। ये बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुफस्सिर कुरान थे, रोज़ाना कुरान का दर्स देते थे, निशानेबाज थे, लटबाज थे, कुश्ती लड़ते थे। सारी चीज़ों के साथ साथ ये मार्क्स को भी पढ़ते थे, वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को भी पढ़ते थे, उनको भी कोट करते थे, उनकी खूबियों को भी जताते थे। तो ही वॉज़ अ वेरी कंप्लीट पर्सन। हालांकि मैट्रिक तक ही पढ़ा था उन्होंने, उसके बाद तो ख़ानदानी हालात की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने उस ज़माने के सारे बड़े लिखने वालों को बहुत पढ़ लिया। ये रोज़ाना 200-250 सफ़ात तो इनकी पढ़ाई होती थी। कि लोग ये कहते थे कि अल्लामा इक़बाल की शायरी का जो आइडियल है उसका, या शायरी का जो एक नमूना है, चलता फिरता गोश्त व पोस्त वाला नमूना, बाअमल नमूना, वो बहादुर यार जंग को कहा जाता था। और बहादुर यार जंग अपनी दीनियात वाली बात, कुरान की आयतें, तफसीर और हदीस की बातें करने के साथ साथ इक़बाल की शायरी से चुनिंदा कलाम लोगों को सुनाकर, उसको समझा कर लोगों के जो है हालात को सुधारने की कोशिश करते थे, या लोगों के ख़यालात को संवारने की कोशिश करते थे। तो उनकी मौत अचानक, बहुत ही अचानक, बल्कि यूँ कहिए कि बड़े सस्पिशियस अंदाज में 1944 में अचानक से हो गई। और 44 से 47-48 तक का जो पीरियड है वो सारे हिंदुस्तान के लिए बिलखुसूस और हैदराबाद के लिए बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा टर्मोइल टर्बुलेंस का जो है ज़माना था, तो वैसे वक्त में वो एग्जैक्टली किस तरह से जो है कोई मुस्बित किरदार अदा कर सकते थे ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस इंटरैक्ट कर रही थी, पुल्स एंड प्रेशर्स हर तरफ से थे। लेकिन जहाँ तक उनकी ज़ाती हैसियत का ताल्लुक़ है, एक हज़ारों का मजमा जो इकट्ठा हो गया था कि इनके क़त्ल शुदा भतीजों के खून का बदला लिया जाएगा और एक हैदराबाद के संगीन तरीन फसाद की शक्ल में वो रूनुमा हो सकता था, उस मजमे को कंट्रोल करने के लिए ये निज़ाम के फ़ोन आने पर घुस पड़ते हैं और 2 घंटे उन लोगों को जो है तकरीर करके खामोशी से एक गोली चलाए बगैर, एक लाठी चलाए बगैर वो सारे मजमे को फिरो कर देते हैं और किसी तरह से भी कोई फसाद करने या उनके भतीजों के खून का बदला लेने की जो है किसी को इजाज़त नहीं देते। ये उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और उनकी इलॉक्वेंस का एक शाहकार के तौर पर देख सकते हैं। तो वैसी ही समझ, वैसी ही फ़हम वो बाद के सालों में भी दे सकते थे आवाम को, लोगों को, असाब इख्तिदार को, पीपल इन पावर को दे सकते थे, और वो यकीनन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहता था उनका, क्योंकि वो बेसिक तौर पर एक कॉन्शियस कीपर की तरह काम कर रहे थे। आम ख्याल यही है कि उनको जहर दिया गया, लेकिन इसको कभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, न कोई प्रूफ कर सकता है। इत्तेफाक की बात थी, डिनर के लिए वेट कर रहे थे, हुक्के का एक दौर चला, हुक्का इनके पास आया, इन्होंने हुक्के का एक कश लगाया और वो एक कश के बाद ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और देखते देखते गुजर गए। कहते हैं कि इनकी लाश काली हो गई थी, इसको पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। अब उसकी जो भी वजह रही हो, लेकिन साबित कभी भी नहीं हुआ कि उनको किसी तरह से जहर दिया गया हो। बहादुर यार जंग के इंतकाल पर जो मैसेज था जिन्ना साहब का, उस मैसेज का एक हिस्सा तो ये ज़रूर था कि मुस्लिम लीग जिसके पास आवाज़ नहीं थी, उस मुस्लिम लीग को इन्होंने आवाज़ दी। तो ये साबित करता है कि स्पेशली इलेक्ट्रल कैंपेनिंग में किस तरह से इन्होंने अपने केस को प्रेजेंट किया होगा, मुस्लिम लीग के केस को प्रेजेंट किया होगा, कि जिन्ना साहब को ये तक कहना पड़ा कि मुस्लिम लीग के पास आवाज़ नहीं थी और इन्होंने मुस्लिम लीग को आवाज़ दी, या मुस्लिम लीग की आवाज़ बन गए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये उनका और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये जिन्ना साहब का। इस वक्त होते तो फिर अलग दौर में ही पैदा होना पड़ता उनको, क्योंकि 1944 में तो गुजर गए वो, लेकिन वो जब तक भी ज़िंदा रहते वो यकीनन इस्लाह माशरा, रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बराबर काम करते थे। बहुत ज़्यादा उनको सेलिब्रेट करने वाली बात जो है रही नहीं, हालात बदल गए। देखिए वो 1944 में गुजर गए, उसके बाद पुलिस एक्शन होने के बाद जो है यहाँ की गवर्नमेंट का स्टाइल बदल गया, लोगों के प्रायोरिटीज़ बदल गए, सोचने का तरीक़ा बदल गया। तो जो रह गया है बाकी वो उनका किरदार है, उनकी किरदार की सालमियत, उनके किरदार का ठोसपन, उनका जो प्याम है लोगों से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का, हर किसी के साथ वो करने का। बहादुर यार जंग को उस ज़माने के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के तहत एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से देखना चाहिए, जो वरीड है कि सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो है ठीक नहीं है। वो उसके ख़िलाफ़ थे, उसको वो रोकने के काम में लगे रहते थे। अगर वो वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न बैंकिंग के ख़िलाफ़ थे तो वो उसकी वजह यही थी कि वो देखते थे कि ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है और शरीयत मोहम्मदी नाफिज हो या शरीयत के हिसाब से कोई मुल्क बने और उसका क़ानून चले, तो उसकी वजह ये रहती थी कि एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे आम इंसान।